यूनिट 3 स्टार्ट करने जानी है बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखो जो हमारी यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स की ना, इसमें जो हमारा फर्स्ट सिलेबस में लाइन आती है वो आता है मीनिंग और स्कोप। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स तो आप पढ़ रहे हो, क्या उसका मतलब है, यानी आपके मायने में बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है, क्या उसका स्कोप है, उसमें क्या क्या चीजें आती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में करेंगे। देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के नाम से भी जानते हैं। अगर मान लो, अगर मैं आपको बताऊं ना, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने एमकॉम की हुई है, यानी बीकॉम एमकॉम, अगर आपने जो मेरे लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर आपने बीकॉम एमकॉम की हुई है, तो देखो जो आपका बीकॉम का सेकेंड ईयर आता, मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर यानी फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर, उसमें आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स की है। और सेम चीजें जब आप एमकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो तब आप मैनेजरियल इकोनॉमिक्स करते हो। सो इन शॉर्ट ये दोनों एक ही चीजें हैं, बस इसके कॉन्सेप्ट में विड्थ आ जाते हैं, वो वाइड हो जाता है जब आप मास्टर्स में शिफ्ट होते हो। देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स, जिसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये ऐसी ब्रांच है इकोनॉमिक्स की जिसमें हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स हैं या इकोनॉमिक थ्योरीज हैं, उनको हम, या हमारे जितने भी इकोनॉमिक एनालिसिस हुए हुए हैं, उनको हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं बिजनेस की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और कुछ फैसले लेने के लिए, यानी इन्फॉर्म्ड डिसीजंस के लिए। इन शॉर्ट अगर मैं आपको सिंपल वे में समझाऊं, देखो बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 वर्ड से बनी है, बिजनेस प्लस इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पता है, यानी इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है स्टडी की, यानी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें अलग अलग इकोनॉमिक पॉलिसीज होंगी, थियरीज होंगी, एनालिसिस होंगे, कॉन्सेप्ट्स होंगे। जब आप इकोनॉमिक्स की थ्योरीज, कॉन्सेप्ट्स और पॉलिसीज को यूज करते हो बिजनेस में, ताजो आप जो बिजनेस की प्रॉब्लम जो आप फेस कर रहे हो उसका सोल्यूशन आपको मिल पाए टाइम पे, और वो भी एफिशिएंट सोल्यूशन हो, मतलब आपको पॉजिटिव आउटकम्स में रिजल्ट करे, तो यानी वो जो चीज को आप स्टडी करोगे वो बिजनेस इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, इसे हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसलिए कह लेते हैं क्योंकि देखो मैनेजर्स भी तो बिजनेस में ही है, वो क्यों काम कर रहे हैं, उन्होंने भी तो बिजनेस की प्रॉब्लम्स को ही सॉल्व करना है ना। सो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स इज वन एंड द सेम थिंग। यानी इसमें जो मेन फोकस होता है ना, वो ये होता है कि जो इकोनॉमिक थ्योरीज और मेथोडोलॉजीज बनी हुई हैं, यानी जो काफी रिसर्च के बाद इकोनॉमिक थ्योरीज डेवलप हुई हैं या मेथोडोलॉजीज जो डेवलप हुई हैं, उनको अप्लाई किया जा सके मैनेजमेंट और बिजनेस के ऑपरेशन में। यानी आप इकोनॉमिक्स की चीजें, इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके जो बिजनेस की मैनेजमेंट है उसमें अप्लाई करते हो, ताकि आपको अच्छे से आपको फैसले लेने आ जाए। देखो क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि रिसोर्सेज आपके पास लिमिटेड है, उनको ऑप्टिमम किस तरीके से यूटिलाइज करना है जहाँ जो आपको अच्छे रिजल्ट मिले, ये हमें इकोनॉमिक्स बताती है। सेम वे में बिजनेस में भी तो रिसोर्सेज स्कार्स है ना, मैनेजमेंट की भी तो स्किल्स लिमिटेड है ना, यानी आपने मैनेजमेंट की स्किल किस जगह पे लगानी है ये हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स बताएगा। ऑपरेशंस कैसे बिजनेस के कैरी आउट करने, यानी एक्टिविटीज बिजनेस की कैसे कैरी आउट करनी, ये सारी चीजें हमें बिजनेस इकोनॉमिक्स अच्छे से बताती है। इन शॉर्ट जो मीनिंग है ना बिजनेस इकोनॉमिक्स का, वो इस बात पे लाई करता है कि ये आपको इंसाइट्स प्रोवाइड करेगा, टूल्स प्रोवाइड करेगा जो बिजनेस इसको हेल्प करेगा कि वो रेशनल और एफिशिएंट डिसीजंस ले पाए। यानी देखो ठीक है, आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, आपको इंसाइट्स मिलेंगे, अकेले इंफॉर्मेशन लिमिटेड नहीं होती, मतलब अकेली इंफॉर्मेशन सफिशिएंट नहीं होती। आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे अकेले हर डिसीजंस को नहीं ले सकते, आपको कुछ टूल्स और टेक्निक्स भी चाहिए। यानी आपको अलग अलग एनालिसिस करने पड़ेंगे, कंपैरिजंस करने पड़ेंगे, इन्फ्रेंसेस ड्रॉ करने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स प्रोवाइड करेगा। सो यही बिजनेस इकोनॉमिक्स का मेन मीनिंग है। यानी इन शॉर्ट आप इसको यूज करके बिजनेस में रेशनल और एफिशिएंट डिसीजंस लेते हो। ठीक है, यानी इसमें अलग अलग इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी किया जाता है, जैसे सप्लाई एंड डिमांड, यानी सप्लाई प्रोड्यूसर्स कितनी सप्लाई कर रहे हैं मार्केट में और सेम प्रोडक्ट के कंज्यूमर्स कितनी डिमांड कर रहे हैं पर्टिकुलर पीरियड या पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। कॉस्ट एनालिसिस, उस चीज़ को बनाने की कीमत क्या पड़ रही है, उसका क्या ब्रेकडाउन है, उसकी क्या सेग्रीगेशन, आप उसको किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर पे एलोकेट कर सकते हो या नहीं कर सकते, ये सब कुछ आ जाएगा। प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज, जब आपने उस प्रोडक्ट का प्राइस रखना है कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, पेनिट्रेशन करोगे, स्कीमिंग करोगे, यूनिफॉर्म प्राइसिंग करोगे, अम्ब्रेला प्राइसिंग करोगे, या कौन सी करोगे, ब्रांडिंग कौन सी करोगे, सब कुछ इसमें आ जाता है। मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हो, मोनोपोली में ऑपरेट कर रहे हो, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हो, ओलिगोपोली में कर रहे हो या ड्यूओपोली में, ये सारे चीज़ हमारे मार्केट स्ट्रक्चर्स है। प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन, क्या आप इक्विलिब्रियम लेवल पे प्रोड्यूस कर रहे हो, आपको रिजल्ट्स एफिशिएंट मिल रहे हैं, यानी इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी सफिशिएंट है, यानी यही इंडस्ट्री के बेंचमार्क्स और स्टैंडर्ड्स हैं, ये सब कुछ। और रिसोर्सेज को किस तरीके से एलोकेट कर रहे हो, रिसोर्स एलोकेशन ऑप्टिमम है या नहीं है, पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल रहे हैं या वेस्टेज हो रही है रिसोर्सेज की, क्योंकि रिसोर्सेज की तो आपको कीमत पड़ रही है। सो ये सारी चीजें हम, ये सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में स्टडी करेंगे। यानी जब हम इन कॉन्सेप्ट्स को समझ लेते हैं ना, तो जो बिजनेस है ना वो एनालाइज कर पाएंगे मार्केट की प्रिवेलिंग कंडीशंस, मार्केट का कैसा टाइम चल रहा है,
डिप्रेशन चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन चल रहा है, या आप अच्छी मार्केट आपकी ग्रो कर गया, आप कंज्यूमर का बिहेवियर प्रिडिक्ट कर पाओगे, कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट्स को अट्रैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, यानी वो आपके प्रोडक्ट की डिमांड करेगा या नहीं करेगा। प्रॉफिटेबिलिटी एवेल्युएट करोगे, मतलब आपको प्रॉफिट क्या होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल होगा, या आप लॉसेस में जाओगे। इसको सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप स्ट्रैटेजीज डिवाइस करोगे जिससे आपके जो मेन गोल्स हैं जिसके लिए बिजनेस बना है आप उनको अचीव कर पाओगे। समझ आ गया? ये तो था पूरा डिटेल में बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग। देखो जो स्कोप है ना बिजनेस इकोनॉमिक का वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसमें बहुत वाइड रेंज ऑफ आइडियाज यानी आते हैं जो बिजनेस के अंदर हैं। उन एस्पेक्ट्स को हम डिटेल में धीरे धीरे स्टडी करेंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट हर एक कॉन्सेप्ट एक नई चीज़ बताता है और उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है डिमांड एनालिसिस का। देखो सब जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना ये हेल्प करते हैं कि हम कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करें, यानी कंज्यूमर बिहेव कैसे कर रहा है, वो किसी प्रोडक्ट को देके रिएक्ट कैसे कर रहा है, उसको कौन से प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिल रही है, किससे उसको यूटिलिटी नहीं मिल रही, यानी कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये सब कुछ कंज्यूमर बिहेवियर में हम करता है। हम यूटिलिटी एनालिसिस करते हैं, हम कार्डिनल एनालिसिस यानी यूटिलिटी और कार्डिनल एनालिसिस और सेम वन एंड सेम थिंग हम ऑर्डिनल एनालिसिस करते हैं। मार्केट के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, यानी कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो डिमांड प्रोडक्ट की सर्विसेज को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी हमें डिमांड फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी। हमें अपने फ्यूचर के बिजनेस इकोनॉमिक्स हमें हेल्प करेगा कि डिमांड फोरकास्टिंग किस तरीके से करनी है, यानी किन किन फैक्टर्स को स्टडी करना है, यानी कौन कौन से फैक्टर्स आपके प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं या किन फैक्टर्स को आप छोड़ सकते हो। यानी ये सारी चीज़ें डिमांड पे इम्पैक्ट डालेंगी, चाहे उसको बढ़ा दे चाहे उसको कम कर दे। यानी ये सारी चीज़ों की अगर आपके पास नॉलेज है तो बिजनेस प्राइजेस को अच्छे से सेट कर पाएगा, यानी वो कंज्यूमर्स को भी नहीं हार्म करेगा, वो अपने आप को भी नहीं हार्म करेगा, उसके लिए भी कुछ प्रॉफिट परसेंटेज बन जाएगी। आप प्रोडक्ट के फीचर्स अच्छे से डिटरमाइन कर पाओगे अगर आपने मार्केट का रिसर्च किया ना, आपको पता चल जाएगा कि मार्केट में चीज़ की क्या कौन सी चीज़ की रिक्वायरमेंट है। अगर आप उस अपॉर्चुनिटी को टैप ऑन कर लेते हो तो डैम श्योर आपकी बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा। आप अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर सकते हो। देखो अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया, वो प्रोडक्ट खुद अपने आप नहीं बिकेगा, आपको उसकी मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग करनी पड़ेगी। किस तरीके से आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हो, किस स्ट्रेटेजी के थ्रू लेके जा रहे हो या कौन सी स्ट्रेटेजी आप फॉलो कर रहे हो, वो सब कुछ आप इसमें स्टडी कर पाओगे। अब ना एक इसमें टॉपिक आता है डिमांड एनालिसिस में जो पेपर में बहुत बार आया, वो पूछते हैं फुल डिमांड कौन सी सिचुएशन है। देखो जो फुल डिमांड है ना ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां कंज्यूमर्स है ना वो एडिक्वेटली बाय कर रहे हैं जितने भी प्रोडक्ट्स मार्केट प्लेस में आए हुए हैं, यानी इन शॉर्ट सिंपल वे में जितनी प्रोड्यूसर्स ने चीज़ें मार्केट प्लेस में छोड़ी हैं यानी उन्होंने प्रोवाइड किया वो सारी की सारी कंज्यूमर्स की तरह डिमांड में आ रही है। यानी ये इंडिकेट करता है कि मार्केट डिमांड है ना वो अवेलेबल सप्लाई के साथ मैच खा रही है, यानी जितनी सप्लाई मार्केट में हो रही है एग्जैक्टली सेम लेवल पे कट हो रहा है मार्केट डिमांड, मतलब मार्केट सप्लाई और मार्केट डिमांड बिल्कुल इक्वल है। ये होती है फुल डिमांड की सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो आता है कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस का। देखो इसमें आप क्या करते हो, दो नाम ही आपको बताते हैं, कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन। कॉस्ट और प्रोडक्शन का डिटेल में एनालिसिस किया जाता है। ये दोनों प्रोड्यूसर की साइड की चीजें हैं, प्रोडक्शन भी प्रोड्यूसर ने करनी है, कॉस्ट भी उसको ही बेयर करनी पड़ेगी। यानी इसमें ना आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको क्या कीमत बढ़ रही है एक चीज को फुल फ्लैज उस पॉइंट पे लाने की जब उस जिस स्टेप के आगे आप उसको सेल कर सकते हो। यानी इन शॉर्ट जितने भी प्रोसेसेस के थ्रू एक प्रोडक्ट गुजरेगा हर में आपको कीमत पड़ेगी, उस कीमत का टोटल होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आपको चीज बनाने की कीमत कितनी पड़ी, इसमें लेबर कॉस्ट आ गई, यानी लेबर को आप जितनी वेजेस दे रहे हो, रॉ मटेरियल जो यूज हुआ है यानी जो असेंबली हुई है कंपोनेंट्स की उसकी क्या आपको कीमत पड़ी, आपने बिजनेस में पैसा कितना लगाया, कैपिटल कितनी लगाई, मशीनरी कितनी परचेज की, लैंड एंड बिल्डिंग कितनी, ये सारी आगे। और आप जो आपके प्रोडक्शन प्रोसेसेस है ना यानी जिन प्रोसेसेस के थ्रू एक रॉ मटेरियल या कंपोनेंट गो थ्रू होता है जब वो फाइनल प्रोडक्ट की शेप लेगा वो सारे प्रोडक्शन प्रोसेसेस ऑप्टिमाइज्ड हैं या नहीं है, यानी आपको उनको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा अगर आपने एफिशिएंसी अचीव करनी है बिजनेस में। सो जो बिजनेस है ना वो डिटरमाइन करेंगे कि सबसे कॉस्ट इफेक्टिव मेथड क्या है प्रोडक्शन का। देखो प्रोडक्शन के नो डाउट आपको बहुत सारे मेथड्स मिल सकते हैं, वेरियस न्यूमरस मेथड्स अवेलेबल, आप किसी भी तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हो। आप प्रोडक्शन अपने लेवल पे कर सकते हो अपनी मशीनरी के थ्रू, आप प्रोडक्शन किसी से करवा सकते हो, आप कंपोनेंट्स अलग अलग जगह से खरीद के उसको जस्ट आप असेंबल कर दो, यानी न्यूमरस वे है प्रोडक्शन की। बट आपके लिए कौन सी बेस्ट वे है यानी वो कॉस्ट इफेक्टिव वे होनी चाहिए वो आप डिटरमाइन करोगे। आप इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स को एवेल्युएट करोगे। देखो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल क्या होता है, देखो जब तो एक बिजनेस नॉर्मल लेवल पे ऑपरेट करता है उसको इतने बल्क डिस्काउंट्स नहीं मिलते, अगर वो अपना लेवल इंक्रीज कर ले तो उसको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल्स मिलना स्टार्ट हो जाती है, उसको बल्क में डिस्काउंट्स मिलेंगे, बल्क ऑर्डर्स वो प्लेस कर पाएगा, यानी बल्क में हर चीज कहीं ना कहीं सस्ती पड़ती है।
इससे वो अपने जितनी भी रिसोर्स बिजनेस ने रिसोर्स एलोकेशन करने हैं, यानी किस पॉइंट पे कितने रिसोर्सेज लगाने हैं, उसके रिगार्डिंग सब बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बिजनेस ले पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेजर कॉन्सेप्ट आता है प्राइसिंग की स्ट्रेटेजीज का। देखो जो बिजनेस इकोनॉमिक्स है ना, ये असिस्ट करती है एक अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को डिटरमाइन करने में। यानी देखो आपके पास बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज अवेलेबल है। आपके पास स्कीमिंग है, पेनिट्रेशन प्राइसिंग है, आपके पास अम्ब्रेला प्राइसिंग है, यानी आपके पास इसके अलावा आपका कॉस्ट प्लस प्राइसिंग है, मार्कअप प्राइसिंग है, यानी बहुत सारी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज है। अब आपने कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज करनी है, ये आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करेगा, आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करेगा बाय स्टडिंग वेरियस डिस्टिंग्विश यानी डिफरेंट डाइवर्स फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको स्टडी किया जाता है एक प्राइसिंग पॉलिसी को पहले सेट करने के लिए। जैसे आप कॉस्ट स्टडी करोगे, कितनी कॉस्ट है, कैसे पड़ रही है, क्या उसकी एलोकेशन है, क्या उसकी सेग्रीगेशन है, डिमांड इलास्टिसिटी की स्टडी करोगे, मार्केट का कंपटीशन देखोगे, यानी कॉम्पिटिटर्स का क्या प्राइस है, वो कितने प्राइस पे कर रहे हैं, आप कौन से मार्केट स्ट्रक्चर में प्रिवेयर कर रहे हो, आपके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है। यानी अलग अलग इतने फैक्टर्स को स्टडी करके बिजनेस इकोनॉमिक्स आपको असिस्ट करेगी एक अप्रोप्रिएट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को सेटअप करने के लिए। इससे जो बिजनेस है ना, वो अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज कर रहा है। जितना अच्छा वो प्राइस सेट करेगा, यानी उसका प्राइस ऐसा होना चाहिए जो उसकी कॉस्ट भी कवर अप करे प्रोडक्शन की, और थोड़ा सा उसमें मार्कअप भी हो। इससे बिजनेस मैक्सिमाइज कर पाएगा अपने प्रॉफिट्स को, अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर पाएगा, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएगा। देखो अगर उसका प्राइस कॉम्पिटिटिव है, डैम श्योर है कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होंगे ही होंगे। यानी कहीं ना कहीं वो एक कॉम्पिटिटिव एज को मेंटेन करेगा अपने कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। समझ आ गया आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो एस्पेक्ट आता है वो आता है मार्केट स्ट्रक्चर्स का। देखो 4-5 मार्केट स्ट्रक्चर होते हैं, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, डिओपोली। इन सबको स्टडी करते हैं। इनके रिलेटिव ने आधे क्वेश्चंस में अभी आपको करवा दूंगा, जब इनकी आगे डिटेल में जाए ना उसमें इससे भी ज्यादा क्वेश्चंस क्या है। देखो जो आप डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स को जैसे स्टडी करते हो, जिसमें आपका परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, ये हेल्प करता है। यानी जब बिजनेस इसको स्टडी करेगा ना थ्रू बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसे हेल्प मिलेगी कि वो मार्केट के डायनामिक्स समझ सके, मार्केट चल किस तरीके से रही है, मार्केट की डायरेक्शन क्या है। यानी इस आपको बहती गंगा में हाथ धोने की जरूरत है या नहीं है, मतलब आपने मार्केट में चलना क्या। यानी इससे आप ना अपनी अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज, अगर आपने अपने कॉम्पिटिटर के ऊपर जाना है तो आपको कॉम्पिटिटर से ऊपर जाना तो बाद की बात है। देखो पहले आपको मार्केट में सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर आपने मार्केट में सर्वाइव करना है जिसमें आपको अलग अलग कॉम्पिटिशन मिलेंगे, तो आपको कहीं ना कॉम्पिटिटिव एज रखनी पड़ेगी एज कंपेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। ये सारी चीजें जब आप स्टडी करते हो मार्केट स्ट्रक्चर में, बहुत सारी आपको क्लैरिटी मिल जाती है इन सारी चीजों की। देखो सबसे पहले आता है, एक टॉपिक करने से पहले ना मैं आपको पहले बता देता हूँ इन ये चीज़ें होती क्या। देखो परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें ना बहुत सारे सेलर्स होते हैं, वो होमोजेनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो बेसिकली प्राइस चेकर्स होते हैं। यानी देखो ये ना चीज़ें वैसे ना ऑलरेडी आपने ना सारी की हुई हैं, बट एक बार फिर ओवरव्यू दे देता हूँ। मेरा कंसंट्रेशन है आपको मेन वो टॉपिक्स को टच करवाना जो पेपर में आते हैं। देखो परफेक्ट कंपटीशन मैंने बता दिया, यानी इसमें बहुत सारे सेलर्स होंगे, यानी बहुत मल्टीपल सेलर, मैनी सेलर्स होंगे, बहुत सारे बायर्स होंगे। जो आपका प्रोडक्ट सेल होगा परफेक्ट कंपटीशन में, वो एक होमोजीनियस प्रोडक्ट होगा, और जो फर्म परफेक्ट कंपटीशन में उतरेगी अपने आप को मतलब बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए, वो प्राइस चेकर होगी, ना कि प्राइस मेकर। जो प्राइस है वो इंडस्ट्री सेट करेगी, यानी मार्केट जहाँ पे डिमांड सप्लाई इंटरसेक्ट करेगी वहां पे प्राइस सेट हो जाएगा। जो मोनोपोली होती है, मोनोपोली में एक सिंगल सेलर होता है। देखो मोनोपोली ना नेचुरल प्रिविलेज है कि वो कोई ना कोई तो नेचुरल चीज ऐसी होगी या कोई ना कोई ऐसा पेटेंट या कॉपीराइट होगा जिससे मोनोपोली अराइज होती है। इसमें सेलर सिंगल होता है, बायर्स बहुत ज्यादा होते हैं। इसमें जो प्रोडक्ट होता है ना वो यूनिक होता है, क्योंकि मोनोपोली वो प्रोडक्ट तभी तो उसको मोनोपोली मिली अगर प्रोडक्ट यूनिक है। और जो इसमें फॉर्म होती है ना, यानी जो मोनोपोलिस्टिक फॉर्म है, वो प्राइस मेकर होगी, यानी वो एक हद तक विद इन द लिमिटेड कॉन्स्टेंट्स वो प्राइस को तय करेगी अपने अकॉर्डिंग। यानी उसको किस प्रोडक्ट है, देखो ये भी एक लिमिटेशंस होती है। यानी ये नहीं कि आप एक साबुन के लिए, अगर मान लो एक मोनोपोली कोई साबुन सेल करे, आप साबुन के लिए एक के लिए 10,000 रुपया चार्ज ही नहीं कर सकते, इसकी तो कोई सेंस ही नहीं बन रही। सो कंडीशंस होती है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के फीचर्स कंबाइन है, यानी बायर्स ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है, नो डाउट। प्रोडक्ट लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड होता है होमोजेनियस होने के साथ, उसमें स्लाइड डिफरेंशिएशंस होती ही होती है। ओलिगोपोली में
कुछ ऐसे फ्यू फॉर्म्स हैं जो पूरी मार्केट को गवर्न कर रहे हैं, वो कार्टल्स बना लेते हैं, वो आपस में ना नॉन प्राइस कंपटीशन में इंडल्ज होते हैं, वो कॉम्पिटिटिव वे में नहीं एक दूसरे से लड़ते, वो कार्टल्स बना लेते हैं, ग्रुप्स बना लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम ही तो हैं, हमने तो मार्केट को रूल करना है। सो ये था एक ओवरव्यू मार्केट के स्ट्रक्चर्स का। अब एक पेपर में ना क्वेश्चन आया था सेलिंग कॉस्ट को लेके, उसका क्या रोल है एक पर्टिकुलर मार्केट स्ट्रक्चर में। ये दो तरीके से क्वेश्चन आया, एक तो मैचिंग में आया, एक बार ऑप्शंस में आया। उन्होंने आपको ऑप्शन दे दी थी ऊपर, वो कहते थे हर पर्टिकुलर ऑप्शन का आंसर बताओ। देखो जब तो आप परफेक्ट कंपटीशन में हो तो जो आपकी सेलिंग कॉस्ट है ना, उसका जो रोल है वो सिग्निफिकेंट बिल्कुल नहीं है फर्म्स के लिए, क्योंकि फर्म्स इसमें प्राइस चेकर्स होते हैं, वो प्रोडक्ट्स में होमोजेनियस है, वो अपने प्राइस को तो खुद सेट कर ही नहीं सकते, उन्होंने तो वही प्राइस उठाना है जो मार्केट में प्रिवेल करे। सो सेलिंग कॉस्ट का कोई भी सिग्निफिकेंट इंपैक्ट नहीं पड़ता परफेक्ट कॉम्पिटिशन में, यानी कोई रोल नहीं है उसका। मोनोपोली में जो सेलिंग कॉस्ट है ना, वो एक इन्फ्लुएंसिंग रोल प्ले करते हैं, यानी बाइंग बिहेवियर पे, यानी इन शॉर्ट जो कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर है, जो मोनोपोली की सेलिंग कॉस्ट है, वो उसको शेप करती है, वो उसके अकॉर्डिंग काम करती है। से देखो मोनोपोली में कोई डायरेक्ट कंपटीशन तो होता नहीं है, क्योंकि बहुत एक सिंगल सेलर होता है। सो उसको कन्विंस कस्टमर्स को, यानी जो कस्टमर्स हैं उसको कन्विंस करना पड़ेगा कि वो यही प्रोडक्ट को सर्विस को बाय करे, अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी। इन शॉर्ट सिंपल वे में समझाता हूँ। देखो मोनोपोली में कोई कंपटीशन तो है नहीं का, यानी इतनी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल तो है नहीं का, डायरेक्ट कंपटीशन तो होता ही नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ माइनर सा कंपटीशन तो मिल जाएगा, क्योंकि मार्केट है, मार्केट के डायनामिक्स चेंज होते हैं, बट डायरेक्ट कंपटीशन नहीं है। सो मोनोपोलिस्ट को क्या करना पड़ेगा, वो अपनी एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी इस तरीके की बनाएगा, वो इतनी इफेक्टिव होगी, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इतनी इफेक्टिव होगी, वो डायरेक्ट कंज्यूमर को कन्विंस करेगी उसने इसी जगह से प्रोडक्ट खरीदना है। सो सेलिंग कॉस्ट इन्फ्लुएंस करती है बाइंग बिहेवियर को। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलिंग कॉस्ट है ना, उसका जो प्राइमरी फोकस होता है ये होता है कि उसने जस्ट प्रोडक्ट और सर्विसेज की इंटीमेशन देनी है, बस ये बताना है कि ये प्रोडक्ट और सर्विस ये कंपनी बना रही है, इस रेट पे है, बस दैट्स इनफ। यानी फर्म्स जो इस मार्केट में होती है ना, वो डिफरेंशिएट कर देती है अपने प्रोडक्ट को। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा था, मैंने आपको बताया था कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट सेल होते हैं ना, वो लिटिल बिट डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब देखो, अगर आपको मैं बात बताऊं, जैसे सोप्स की इंडस्ट्री ले लो, कितनी कंपनी सोप सेल कर रही है, उनके प्रोडक्ट सिमिलर है, कहीं ना कहीं उनके इंग्रेडिएंट सिमिलर, जस्ट उसके माइनर से चेंज लगा के वो उसमें डिफरेंशिएशन लगा देते हैं, यानी वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऑपरेट कर रहे हैं। अब जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फर्म्स ऑपरेट कर रही है, वो ब्रांडिंग करके, यानी प्रोडक्ट के पैकेज चेंज कर दिया, अपने ब्रांड का नेम अच्छा कर दिया, एडवर्टाइजिंग कर दी, प्रमोशन करते, यानी इन चीज़ों से वो डिफरेंशिएशन ले आते हैं। ये सारी चीज़ें ना कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करती हैं, उनके फर्म के प्रोडक्ट ही वो परचेज करें, यानी उनकी ना मार्केट में डिस्टिंक्ट इमेज बन जा सके। यानी देखो, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, लक्स और डव में अगर आप कंपैरिजन करो तो दोनों की डिस्टिंक्ट इमेजेस हैं। यानी आप डव को 1 मिनट में पहचान, अगर आप मान लो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हो या मॉल में जा रहे हो, यानी बेसिकली मॉल्स नहीं सर, डिपार्टमेंटल स्टोर्स ही होते हैं, यानी आप डिपार्टमेंटल स्टोर में ग्रोसरी की शॉपिंग करे जा रहे हो, आपने सोप लेना है, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा डव ये या लक्स ये है। दोनों की पैकेजिंग अलग है, दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अलग है, दोनों की लेबल्स अलग है। सो ये सारी लिटिल बिट चीज़ें जो डिफरेंशिएशन के लिए यूज करती है कंपनीज। ओलिगोपोली में जो रोल है ना सेलिंग कॉस्ट का, वो इतना है कि उसने मार्केट का साइज इंक्रीज करना है। देखो ओलिगोपोली में बहुत कम फ्यू फर्म्स होती हैं। इन शॉर्ट, यानी ओलिगोपोली में जो सेलिंग कॉस्ट है उसका रोल है मार्केट साइज को इंक्रीज करना, क्योंकि ओलिगोपोली में ना फ्यू फर्म्स होते हैं, वो ही मार्केट में अपना मतलब ऑपरेट करते हैं। ओलिगोपोली की मार्केट स्ट्रक्चर ही ऐसा है। सो हर चीज, हर फर्म ट्राई करते हैं कि उसका मार्केट शेयर मार्केट में इंक्रीज होता जाए, यानी उसका शेयर इंक्रीज होता जाए। सो फ्यू डोमिनेंट फर्म, जो ये चीज है, यानी मार्केट में जो फ्यू डोमिनेंट फर्म्स ऑपरेट कर रही है, इनमें ना इंटेंस कंपटीशन होता है। यानी क्योंकि देखो, एक तो होता है कि अगर आप इंडस्ट्री में उतर रहे हो, आपके पास मल्टीपल फर्म्स हैं, आप किस किस के साथ कंपटीशन करोगे, उसमें कंपटीशन का लेवल माइल्ड हो जाता है। बट ओलिगोपोली में आपको डायरेक्टली पता है कि जस्ट 3-4 तो बंदे हैं मार्केट में, तो उनके साथ जो कंपटीशन का लेवल होगा ना, वो बहुत इंटेंस हो जाएगा। सो सेलिंग कॉस्ट को यूज किया जाता है अपने कस्टमर बेस को एक्सपेंड करने के लिए, लार्ज मार्केट शेयर। देखो, आप कंपटीशन में तभी जीत पाओगे, तभी आप एक कॉम्पिटिटिव एज को अचीव कर पाओगे जब आपका कस्टमर बेस लार्ज होगा। यानी अगर आपके पास कस्टमर्स खुद चल के आ रहे हैं, यानी वो आपके प्रोडक्ट को तवज्जो दे रहे हैं, वो प्रेफरेंस दे रहे हैं कॉम्पिटिटर को लेके, तो डैम श्योर आपका मार्केट साइज बहुत बढ़ जाएगा। सो आप ट्राई करते हो अपनी सेलिंग कॉस्ट को यूज करके कि आप मार्केट के शेयर को बढ़ा पाओ, उसमें अपना जो फुटप्रिंट है वो स्प्रेड कर पाओ।
ठीक है। नेक्स्ट एक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था, वो कह रहे थे आप ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताओ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, जो ये मार्केट स्ट्रक्चर्स 5 है इनमें, यानी 5 मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली 5 नहीं, उन्होंने 4 ऑप्शन में देखा। ये आया था आपको ऑप्शंस में क्वेश्चन, यानी उन्होंने आपको ऑप्शंस दे दी, उन्होंने बताया था आप इनको इस तरीके से रेंज एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में करो एज रिस्पेक्ट टू देयर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स। अब आपको स्ट्रक्चर्स थे मोनोपोली, डिओपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। हमने जो आंसर देना था क्वेश्चन का वो हमने ये देना था कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को लेके। देखो सबसे पहले आता है मोनोपोली। मोनोपोली में जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट का है उस पर यानी जो सिग्निफिकेंट कंट्रोल है वो मार्केट का है उनके पास, यानी मोनोपोली के पास बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रोल है मार्केट का, क्योंकि वो तो सिंगल सेलर है। सो इलास्टिसिटी, जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी ना वो बहुत कम होगी, यानी उनको कंपटीशन बहुत कम फेस करना पड़ता है। इतना कम कंपटीशन होता है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ही नहीं है। देखो कंपटीशन तब इंटेंस होगा जब आपके पास कोई अगेंस्ट कॉम्पिटिटर खड़ा है। सो यहाँ पे इलास्टिसिटी कम होगी, वो हायर प्राइसेस सेट करेंगे विदाउट लूजिंग कस्टमर, क्योंकि कस्टमर के पास ऑप्शन ही नहीं है, वो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट लाएगा कहाँ से, उसको तो एक ही फॉर्म पे डिपेंड करना पड़ेगा ना। यानी अगर वो सिंपल फॉर्म पे डिपेंड कर रहा है तो कॉम्पिटिटर्स है नहीं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स मिल नहीं रहे, तो वो अपना प्राइस को मोनोपोली इंक्रीज कर सकते हैं। सो लेस इलास्टिसिटी होती है प्राइस की। सेकेंड आता है डिओपोली का। देखो डिओपोली ऐसी मार्केट है जहां पे 2 डोमिनेंट्स, डिओ मतलब 2 डोमिनेंट फर्म्स होंगे। अब जो प्राइस इलास्टिसिटी डिओपोलिस्टिक मार्केट है ये जनरली हाई होगी एज कंपेयर टू मोनोपोली। मतलब अगर जब आप इसको स्पेसिफिकली मोनोपोली के में, जिसमें मोनो मीन्स 1 डिओ मीन्स 2, जब आप डिओपोली को मोनोपोली से कंपेयर करोगे तो डैम श्योर है डिओपोली में जो प्राइस इलास्टिसिटी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि अब एक कॉम्पिटिटर भी है, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट भी मिल जाएगा। बट स्टिल जो दूसरे ऑप्शंस में हमें रेलेवेंट स्ट्रक्चर्स दिए थे ना मार्केट के, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटर, उससे कम होगी। मतलब सबसे कम मोनोपोली में, मोनोपोली के कंपैरिजन में डिओपोली में प्राइस इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। तीसरा आता है ओलिगोपोली। देखो ओलिगोपोली ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, यहाँ बहुत कम यानी स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज फर्म्स होते हैं जो मार्केट को डोमिनेट करते हैं, फ्यू सेलर्स होते हैं वो पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। यानी जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट्स है ना, जो इसमें प्राइस इलास्टिसिटी है वो वेरी करेगी, वो मतलब कम ज़्यादा उसका ग्राफ ऊपर नीचे होता रहेगा। अब जो इसकी जो ये वेरी करेगी ना, ये डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स के, जैसे लेवल ऑफ कंपटीशन हो गया, क्या लेवल ऑफ कंपटीशन है, कितना इंटेंस कंपटीशन फेस कर रहे हो, यानी आप नॉन कंपटीशन तो टैक्टिक्स तो बियर कर रहे हो, प्रोडक्ट कितना डिफरेंशिएटेड है, दोनों के प्रोडक्ट्स में डिफरेंस कैसा है। सो ये सारी चीज़ें, ऐसे कई फैक्टर्स होते हैं, मल्टीपल फैक्टर्स है जो ओलिगोपोलिस्ट मार्केट में प्राइस इलास्टिसिटी को वेरी करवाते हैं। बट जो ओलिगोपोली के प्राइस इलास्टिसिटी है डैम श्योर है वो मोनोपोली और डिओपोली से तो आगे ही होती है, बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से कम होगी। लास्ट में हमारे पास आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। देखो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जहां पे बहुत सारी फर्म्स होंगी जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली दोनों के फीचर्स कंबाइन हो जाते हैं। ये ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन का ये तो फीचर आ गया कि इसमें सेलर्स बहुत ज्यादा होंगे, बट हर सेलर एक डिफरेंशिएट प्रोडक्ट को सेल करेगा, यानी उसका प्रोडक्ट दूसरे सेलर से कहीं ना कहीं डिफरेंस खाता होगा। अगर वो सेम प्रोडक्ट तो सेलर सेल कर रहा है तो फिर क्यों वो दूसरे सेलर के पास जाएगा। मान के चलो सपोज करो 2 कंपनीज है ए एंड बी, दोनों सिमिलर सेल कर रही हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, मान के चलो हम एक एग्जांपल ले लें दिल्ली की, ठीक है। दिल्ली में 2 कंपनीज हैं, अब एक कंपनी, एक बंदा है, एक कंज्यूमर है, ठीक है। एक उसका सेंट्रल दिल्ली में घर है, एक कंपनी बिल्कुल उसके पास है और दूसरी कंपनी साउथ दिल्ली में है, ठीक है। अब पहली ऑप्शन ये है दोनों कंपनीज आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स, बिल्कुल सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे पे कर रहे हैं, तो वो कंज्यूमर अपनी नियर बाय कहीं लेगा ना, वो अपने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को थोड़ी बढ़ाएगा, वो तो प्रोडक्ट सेम वहीं से परचेज कर लेगा। सेकेंड ऑप्शन ये है दोनों जो कंपनीज है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स यूज कर रही है। कंपनी सेकंड का यानी बी कंपनी जो साउथ दिल्ली में सिचुएटेड है उसका प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बेटर है एज कंपैरिजन टू प्रोडक्ट ए, यानी कंपनी ए का जो प्रोडक्ट, तब कंज्यूमर जस्टिफाई कर पाएगा, वो ट्रैवल करके जाएगा वहां पे परचेज करने। सो ये होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो जो प्राइस इलास्टिसिटी है ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन सबसे ही ज्यादा है, क्योंकि इसमें जो कंज्यूमर है उनके पास बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स और चॉइसेस अवेलेबल है, क्योंकि इतने ज्यादा सेलर्स हैं विद डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, पूछो मत।
आपके पास चॉइसेस ही चॉइसेस। अगर आप डिपार्टमेंटल स्टोर में जा रहे हो, अगर आपने सोप खरीदना है तो आपको नियर अबाउट 10 to 15 रैक्स अकेले सोप्स के मिल जाएंगे, इतना कंपटीशन है। सो ये होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो अगर मैं आपको एक लाइन में बताऊं तो सबसे कम प्राइस इलास्टिसिटी मतलब ना के बराबर मोनोपोली में होती है, उससे ज्यादा डिओपोली में होती है, उससे ज्यादा ओलिगोपोली में, और सबसे ज्यादा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होती है। कंप्लीट है, ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो जैसा है एज यूजुअल आपको पता ही है, आप मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज करो, डिस्कशन ग्रुप में मैसेज करो, यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मैसेज करो। आपका डाउट क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या मेरी ड्यूटी है। सो जस्ट आपको करना है कि अगेन आई एम और इन्फॉर्मिंग यू ऑल, आप वीडियो सेशंस के जरूर गो थ्रू। मैंने एक पैटर्न नोट किया, आप पीडीएफ पे डिपेंड कर रहे हो, वीडियोस को नहीं देख रहे, देखो आपको बहुत चीजें आपकी मिस हो जाएगी। बाद में मुझे मत कहना कि इन्होंने कंटेंट हमें समझाया नहीं है, जस्ट पीडीएफ दे दिया। देखो अगर ठीक है, मैं आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूं, अगर मैं फ्री क्लासेस और फ्री पीडीएफ दे रहा हूं तो कुछ आप भी रिस्पॉन्सिबल बनो ना। आपको इतना स्ट्रॉन्ग मैटर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है तो आपकी भी ड्यूटी बनती है ना, आप अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि आपने ही तो पेपर में बैठना है। सो नेक्स्ट टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शंस। ये बड़ा यूनिक टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक को करते हैं। ये क्या था, देखो एक ना प्रोडक्शन फंक्शन आप स्क्रीन पे देखो, उन्होंने आपको दिया हुआ है। जो ये प्रोडक्शन फंक्शन है इसमें जो एल है वो रिप्रेजेंट करता है लेबर को। आप ध्यान से देखो, फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन। जो इसमें एल है वो ये है कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये ना, आपको किसी बुक में भी नहीं मिलेगा, ये बड़े पेपर में बहुत बार आया है। सो इसमें जो एल है वो रिप्रेजेंट करता है लेबर को, के रिप्रेजेंट करता है कैपिटल को, और जो ए कैपिटल ए स्मॉल ए और ऐसा वो पैरामीटर्स है जिनको हम कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी जो ये फंक्शन है ये रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के साथ है बिटवीन लेबर एंड कैपिटल इनपुट्स। यानी ये ऐसा एक प्रोडक्शन फंक्शन है, ये प्रोडक्शन के प्रोसेस को डिफाइन करता है। यानी आप इससे अपने प्रोडक्शन के डिटेल में एनालिसिस कर रहे हो, इसमें जो आपके लेबर और कैपिटल इनपुट्स है ना, जो उनमें इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन है वो कांस्टेंट है, यानी उनको आप सिमिलर रखोगे हर लेवल पे। अगर मैं आपको इसका मतलब बताऊं तो जो कांस्टेंट इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब ये है कि जो आप लेबर और कैपिटल इनपुट्स की रिलेटिव प्रोपोर्शन यूज करोगे चीज प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसका आउटपुट निकालने के लिए, वो कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप जितने भी उनके प्राइसेस और कॉस्ट इनपुट्स के चेंज होते रहो। मतलब कहने की बात, लेबर का प्राइस या कैपिटल का प्राइस बढ़े या घटे, आपको 1% भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने उसको सेम प्रोपोर्शन में ही यूज करना है, तभी उनमें कांस्टेंट इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन होगी। यानी अगर आपने आउटपुट बनाना है तो आपको उतनी क्वांटिटी चाहिए ही चाहिए, घंटा फर्क नहीं पड़ता उसकी कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है। समझ गए? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आगे चलते हैं। आगे आता वो कहते हैं मोनोपोलिस्टिकली जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसकी 3 चीजें पढ़ो। देखो सबसे पहले फर्म्स आर स्मॉल रिलेटिव टू टोटल मार्केट, मतलब जो आपकी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है उसमें जो फर्म्स होती हैं वो कम होती हैं अगर हम उसको टोटल मार्केट के साथ कंपेयर करें। यानी जो आपकी मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट है इसमें न्यूमरस फर्म्स होंगी, यानी वो हर जो प्रोडक्ट वो प्रोवाइड करेंगे, यानी जो प्रोडक्ट वो मार्केट में लेके आएंगे वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंशिएटेड होगा। यानी ईच फर्म का जो मार्केट शेयर है वो स्मॉल होगा ओवरऑल मार्केट से। आपने पॉइंट समझा? मैं समझा गया ना। देखो एक होती है फर्म्स, एक होती है इंडस्ट्रीज। देखो जो फर्म्स है यानी ये इंडिपेंडेंट बिजनेसेस होते हैं, मतलब ए कंपनी, बी कंपनी, सी कंपनी, ए ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑर्गेनाइजेशन। जो इंडस्ट्री होती है उसमें जब सारी एक टाइप की फर्म्स इकट्ठी होकर काम करते हैं वो एक इंडस्ट्री बन जाती है। उन्होंने आपको स्टेटमेंट में यही कहा कि जो अगर आप टोटल मार्केट को कंपेयर करोगे तो उसमें फर्म्स स्मॉल होंगी, यानी उनका कंपैरिजन में फर्म्स का साइज स्मॉल होगा, बट जो नंबर में ये फर्म्स है ना वो बहुत ज्यादा होगी। मतलब फर्म्स नंबर न्यूमेरिकली क्वांटिटी में ज्यादा होंगी, बट हर एक फर्म का जो शेयर है टोटल मार्केट में वो बहुत कम होगा, क्योंकि हर फर्म ही स्लाइटली डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट को सेल कर गया। सो जो हर ईच फर्म है ना जो उसका मार्केट शेयर है अगर हम उसको कंपेयर करें ओवरऑल मार्केट के शेयर के साथ वो बहुत कम होगा। सेकंड ये है कि इसमें इजी एंट्री और एग्जिट पॉसिबल है मार्केट में। यानी जब आप मोनोपोलिस्टिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स क्या करते हैं, जब ये स्ट्रक्चर जो है ये अलाउ करता है बहुत इजी एंट्री ऑफ एग्जिट और फर्म्स।
यानी न्यू फॉर्म्स कभी भी एंटर कर सकती हैं मार्केट में, कोई उनको हार्ड एंड फास्ट रूल्स को नहीं फॉलो करना पड़ता, और जो ओल्ड फॉर्म्स है वो कभी भी मार्केट को छोड़ के एग्जिट कर सकते हैं। ये क्यों है? देखो, जो ये इसलिए है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिफरेंशिएटेड है, यानी जो न्यू फॉर्म्स हैं वो मार्केट में एंटर करेंगे अगर उनके पास एक यूनिक प्रोडक्ट है, वेरिएशन है। देखो, अगर तो उनके पास सिमिलर प्रोडक्ट है, अगर कोई वेरिएशन है नहीं, तो उनका फायदा ही नहीं होगा एंटर करने का, वो तो इससे आगे डम शेल बन जाएंगे, आइडल बन जाएंगे, कोई प्रॉफिट ही नहीं होगा। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट है, अगर वो उसमें आपको अगर एक यूनिक प्रोडक्ट होता है, सेकंड यहाँ आपके पास कोई प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन है, मतलब वो फीचर अभी किसी ने डेवलप नहीं किया, तो आप इजीली मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में एंटर कर सकते हो। और जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है, अगर उनको लगता है कि अब उनके पास इतनी काबिलियत नहीं बची, अब वो इनएफिशिएंट हो चुकी है, अब वो इफेक्टिवली कंपीट नहीं कर पाएंगे, तो वो मार्केट को छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है परफेक्ट कंपटीशन। देखो, परफेक्ट कंपटीशन, ये 2 पॉइंट्स थे ना, ये 2 पॉइंट्स मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट थे। अब आगे हम परफेक्ट कंपटीशन को डिटेल में करेंगे।